डायग्नोस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था क्लिनिकल मैनिपुलेशन, उसका मतलब होता है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं पेशेंट के वहीं पे सिम्टम देख के, वो खांस रहा है, छींक रहा है, काइंड ऑफ ये लक्षण होते हैं। ऐसी एनीमिया के भी लक्षण होते हैं। मैंने आपको बताया था वीकनेस, फटीग क्या है। आज हम पढ़ेंगे क्या इन्वेस्टिगेशन, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, मतलब अगर ये निकला तो वो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, क्या है सिस्टमैटिक अप्रोच टू इन्वेस्टिगेशन इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग द एसेंशियल कॉज, कारण उसका और उसका ट्रीटमेंट। हमें उसका अंदाजा करेक्ट कारण पता होने के लिए और उसका ढंग का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है। ठीक है, पहले क्या होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, उसमें क्या आता है प्रोवाइड एसेंशियल डाटा, जैसे कि आपका एचबी कितना है, हेमोग्लोबिन वैल्यू कितनी है, आरबीसी काउंट कितना है, एमसीबी मैंने कल बताया था क्या होता है, एमसीएच क्या होता है बताया था। एचबी फर्स्ट लाइन इन इन्वेस्टिगेशन ऑफर पॉइंट टुवर्ड द टाइप ऑफ एनीमिया। अगर कैसे भी एनीमिया तो हम पहली जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो कौन सी है, हमारी सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, ये नोट डाउन करते हो। पहली सी डेट आज के अलग सेपरेट लिख दी जाएगी। सेकंड है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। ठीक है, सेकंड कौन सी है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। अब इसमें क्या करेंगे, आपके खून के निकाल के उसमें से एक ड्रॉप लेके किसी स्लाइड में रख देंगे। कोई गोल सा स्लैब होता है, एक स्लाइड होती है, फ्लैट कभी देखिए माइक्रोस्कोप में किसी ने देखा, एक ऐसा गोल स्लैब होता है, उसमें हम एक ड्रॉपर्स लेंगे, उसमें घेर देंगे और अंडर माइक्रोस्कोप उसमें हम एग्जामिन करते हैं। क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड प्रोवाइड क्रूशियल इंसाइट। जैसे कि उसका आरबीसी साइज दिखेगा, कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, उसका शेप दिखेगा, वही है बाइकॉन्केव है या नॉर्मल, उसकी जगह कुछ और हो गया है, कलर वही है रेड जो आपको आयरन की वजह से मिल रहा था या कम हो गया कलर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एब्नॉर्मल सेल्स कि आपने जो ब्लड लिया उसमें ऑर्गोनिक सेल तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद कैन फर्दर गाइडेड इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद हम दूसरी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है। ठीक है, आयरन स्टडीज करते हैं एनीमिया के लिए। आपको पता है एनीमिया में क्या कम होता है, एचबी कब कम हो सकता है, जब आपकी बॉडी मैंने बताया था कि एक बार आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, इंक्लूड सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन क्या करता है आपकी बॉडी में, आयरन को स्टोर करता है। क्या करता है, आप जो भी खाएंगे उसे स्टोर करने का काम कहाँ करता है, सीरम फेरेटिन में। उसके बाद आप चेक करते हैं सीरम आयरन और टोटल आयरन, ये इंपॉर्टेंट है क्या एनीमिया के लिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है, TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। बहुत जरूरी होता है चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, उसके बाद ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को सेपरेट करने के लिए। इसके लिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को सेपरेट करने के लिए हम क्या कराते हैं, TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, लिखते रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B12 की और फोलेट लेवल की। विटामिन B12 ज्यादा है तो क्या होता है, ये मिले उसके क्या एग्जांपल है आपके ब्लड में, अगर विटामिन B12 हो तो आपको क्या डायग्नोज होगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। कल का लेक्चर में कौन नहीं था बेटा आपने, कल के लेक्चर में नहीं ना। ठीक है, उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी, याद है बोन मैरो फेलियर हो रहा था एब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, अगर आपका बोन मैरो फेलियर हो रहा है तो उसके लिए टेस्ट करते हैं हम, आपके L4 L5 लंबा पंक्चर बोलते हैं। स्पाइन में आपने पढ़ा होगा सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है। ठीक है, सैक्रम होता है, कॉक्सिक बोन होती है ना। तो L1 लंबर कितने होते हैं, L1 L2 L3 L4 L5। तो L3 के नीचे L4 के ऊपर में हम एक नीडल घुसेड़ते हैं। ठीक है, वहां से बोन मैरो का फ्लूइड ले लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम जांच कराते हैं, उसके अंदर में पता चलेगा किसी टाइप की एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक हो गया, तो आपको 5 चीजें पता चली, पहली सीबीसी, दूसरा है ना पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, तीसरा आयरन स्टडी, चौथा आपने पढ़ा विटामिन B12 फोलेट लेवल, और फिफ्थ आपने पढ़ा बोन मैरो बायोप्सी। ठीक है,
रहना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपको एनीमिया हो गया, हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि उसे पर्सन को एक पर्टिकुलर टाइप का एनीमिया है, तो अब उसे मैनेज भी तो करना पड़ेगा। मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट में दो पार्ट आते हैं, एक आप उसको कोई एडवाइस दीजिए कि ये चीज़ खाइए, ये चीज़ खाइए, ठीक है, ये चीज़ नहीं खाइए। दूसरी उसे मेडिसिन। मैनेजमेंट में दो काम आते हैं, क्या? एक उसे एडवाइस देना, ठीक है, दूसरी उसकी कोई ट्रीटमेंट चलाना, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग कॉज। क्या करेक्ट है, जो ट्रीटमेंट करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं एनीमिया का, वो उसके कारण डिपेंड करता है, ठीक है। उसी बेसिस पे हम ये बताते हैं कि हमें कितना जो ट्रीटमेंट देना कितना इफेक्टिव जाएगा और क्या किस बेसिस पे हम टारगेट देते हैं, ठीक है। पहला पढ़ते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो हमने किसी पर्सन का इन्वेस्टिगेशन कराया, उसमें निकल गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो हम उसे ओरली और आईवी आयरन सप्लीमेंट देंगे। क्या क्या? एक माउथ से टैबलेट दे देंगे, कोई आयरन जैसे होते हैं आयरन टैबलेट आते हैं ना, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट या किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो फॉलिएट टैब आता है। क्या? फॉलिएट के नाम से आता है टैबलेट, ठीक है। उसे माउथ से खिला देंगे, या आता है आयरन का आईवी आता है इंट्रावीनस, है ना, इंजेक्शन उधर लगा देंगे। तो ये जरूरी होता है किसके लिए? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब क्रूशियली क्या है? एड्रेसिंग द सोर्स ऑफ ब्लड लॉस। ये बताता है कि किस वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। आपका कोई अल्सर चल रहा है बहुत लंबे समय से, या आपका एमिशन जो हैवी, आपकी जो एमिशन ब्लीडिंग है वो हैवी होती है, ग्रेटर देन 40 ml, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, इसमें हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ओरली करते हैं या इंट्रावीनस करते हैं। ओरली या आईवी हम क्या दे देते हैं उसे? आयरन सप्लीमेंट, ठीक है। इससे क्या करेंगे, हमें पता चलेगा टोटल ब्लड लॉस जो हुआ है वो किससे हुआ है? ड्यू टू अल्सर, बॉडी में किसी वजह से बहुत लंबे समय से 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल से कोई अल्सर प्रोड्यूस हो रहा था, वहाँ से ब्लीडिंग हो जा रही थी, या जो आपकी पीरियड्स की वो ब्लीडिंग वो ज़्यादा हो गई थी, वो पता चलते हैं, ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हमने आयरन का पता चला तो हमने आयरन दे दिया। अब विटामिन B12 को तो हम उसे क्या देंगे? विटामिन B12 बॉडी में कमी हो रही है ना, अगर उसकी कमी होने से एनीमिया हो रहा है तो अगर हम वो दे देंगे तो वो फुलफिल हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे, किससे? इंजेक्शन से। साइनोकोबाल्मिन इस नाम के इंजेक्शन आते हैं, मिथाइलकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन नाम के, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाई डोज ऑफ ओरल टैबलेट, ठीक है, आपके ओरल टैबलेट पे आती है किसकी? विटामिन B12 की, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। अब डिपेंड करेगा कॉज क्या है। अगर परनीसिस एनीमिया तो ठीक है, उसके लिए इंजेक्शन लगेगा। अगर आपका डायग्नोसिस निकला, उसमें निकला कि परनीसिस एनीमिया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा? इंजेक्शन। बाकी के लिए आप हाईली डोज ओरल टैबलेट भी दे सकते हैं। बारी बारी से क्यों लिखिए, जो बता रहा हूँ कुछ ऐसी चीज होंगी जो मैं इसमें नहीं लिखूंगी, ठीक है। फॉलिएट डेफिशिएंसी, फॉलिएट क्या काम कर रहा था? आयरन डेफिशिएंसी से वो एक टैबलेट आता है। फॉलिएट क्या काम कर रहा था? आपकी फॉलिक एसिड विटामिन B7 की कमी को पूरा करता है, जो कि आयरन स्टोर करने में हेल्प करता है। ट्रीटेड विद फॉलिक एसिड सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसमें न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होता है। न्यूरल ट्यूब ये आपकी कौन सी है? न्यूरल ट्यूब, ठीक है। अब उसमें फॉर्मेशन होता है कैसे? जब भी कोई बच्चे की फॉर्मेशन होता है तो न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है सबसे पहले, ये यहाँ से डिवाइड हो जाती है। क्या? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद न्यूरल ट्यूब डिवाइड हो जाती है, इतना पार्ट बनाने लग जाता है ब्रेन और इतना पार्ट बनाने लग जाता है स्पाइनल कॉर्ड। समझ आया? बच्चा जब भी बर्थ लेता है सबसे पहले उसमें न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होता है। ये पार्ट है एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बेबी फीटस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है कि जब भी बच्चे का फॉर्मेशन होता है न्यूरल ट्यूब से होता है, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि अपर पार्ट डिवाइड कर देगा इसमें ब्रेन में और लोअर पार्ट डिवाइड कर देगा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो हम पढ़े थे फोलेट डेफिशिएंसी। इसमें आया था क्या, म्यूलर ट्यूब आया था, इसलिए मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया नाम से क्या मतलब है, हीमो मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब ब्रेक, टूट रहा है, ब्लड की टूटने के लिए जो एनीमिया है उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज है हीमोलाइटिक एनीमिया। मैनेजमेंट क्या होगा, आपको पता है ब्लड टूट रहा था, हम उसमें क्या चढ़ा सकते हैं, ये तो ब्लड चढ़ा देंगे। ठीक है, आप उसे ब्लड में कह देंगे, एग्जाम्पल है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड अगर लॉस हो गया है तो मुझे ब्लड भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप दूसरे का स्पेसिफिक कॉज पता करेंगे, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट करेंगे। एग्जाम्पल ले लो, कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, उसे SLE हो गया, क्या सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, नाम आपके लिए बीमारी आपके दिमाग में नहीं जाएगी, लेकिन उसमें क्या होता है, आपके ब्लड फॉर्मेशन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वो क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, तो ये नॉर्मल बॉडी पे वो वर्क नहीं करेगा, स्टेरॉइड के पास इतनी पावर होती है। ठीक है, और दूसरा स्प्लीनेक्टॉमी कर देंगे, क्या स्प्लीन को काट के निकाल देंगे, किसी के पीछे टॉमी लगाओ, दैट मीन रिमूवल, कट करेंगे और रिमूव कर देंगे, हिस्टेक्टॉमी रिमूवल ऑफ यूटेरस। ठीक है, पेनिट्रोमी मतलब रिमूवल ऑफ पैनक्रियास, जिसके पीछे टॉमी लगा उसका मतलब क्या होता है, रिमूवल। ठीक है, सीवियर एनीमिया। ठीक है, आप सोचो उसका एचबी लेस देन, आपको पता है कि मैंने बताया था एडल्ट में बॉयज में कितना होता है, मेल में कितना होता है, एडल्ट फीमेल में कितना होता है, अगर वो लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर आ जाए, पेशेंट सीवियरली सिम्प्टोमेटिक है, साइन देगा आपको क्या, हाइपोफॉस्फोरिलेशन के। ठीक है, ये आगे के कंसेप्ट में आगे बताऊंगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा फिर, क्या देना पड़ेगा, आपको उसमें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। हम उसे ऐसा ब्लड देना पड़ेगा जो पहले से जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, टू इंडिकेट रैपिडली इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी में जैसे जैसे हीमोग्लोबिन कम होगा ऑक्सीजन जुड़ना कम होगा। ऑक्सीजन को कौन लेके आ रहा था, हीमोग्लोबिन, जैसे जैसे हीमोग्लोबिन कम होगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, बंदे को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है, अगर उसका एचबी लेवल लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन अगर सोचो, हमने जो चीजें पढ़ी ना वो स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, अगर उसका जो मैनेजमेंट था वो नहीं हुआ तो क्या दिक्कत हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड एनीमिया, क्या लिविंग एनीमिया अनट्रीटेड कैन लीड टू रेंज ऑफ सीवियर टू पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब खतरनाक से जिंदगी मतलब मौत तक के बीच का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अफेक्टिंग द मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो सकती है, आपकी जो हेल्दी लाइफ वो खराब हो सकती है। ठीक है, पहला आता है सीवियर फटीग और वीकनेस, आपकी बॉडी में फटीग रहेगा, वीकनेस रहेगा, क्यों, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी, प्रोफाउंड एंड परसिस्टेंट एग्जॉशन, किसी भी हल्का सा काम करेंगे आप थक जाएंगे। ठीक है, इंपैक्टिंग डेली एक्टिविटी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या होगा, एक सीवियर फटीग हो जाएगा, बॉडी में वीकनेस हो जाएगी आपका, अगर हीमोग्लोबिन आप सफर करने किससे, एनीमिया से, और वो रहेगा क्या, अनट्रीटेड, मतलब वो ठीक नहीं करवाएगा उसको। एग्जाम्पल ले लो, कोई पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं, उसे लक्षण हुए, उसने लक्षण को डॉक्टर के दिखाने की जगह वो घर के नुस्खे आजमाने लग गया पुराने, लेकिन एनीमिया उससे ठीक नहीं हुआ, तो ये वो केस बताता है। ठीक है, उसे क्या हुआ, सीवियर फटीग और वीकनेस, ये भी हार्ट फेलियर हो जाए, क्यों, सोचो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो हार्ट की सेल्स, कार्डियक सेल्स क्या करने लग जाएगी, टूटने, नेक्रोसिस काइंड ऑफ डेथ होने लग जाएगी कार्डियक सेल। ठीक है, chronic severe anemia can lead to high output cardiac failure as heart work over time to compensate reduced oxygen delivery। अब आपका क्या है, जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी तो आपका हार्ट बहुत तेजी से सामने से ऐसे से करेगा, अभी नॉर्मल साउंड ऐसा, हार्ट कैसे पंप कर रहा है ऐसा, जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होगा, अब हार्ट को नहीं पता कि आपकी बॉडी से कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कम हो रहा है, वो उतनी ताकत लगाएगा।
बहुत तेजी से, तो नॉर्मल इतना चल रहा है, ये एकदम से इतना एक कैपेसिटी आएगी कि ये करना बंद हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन सिंड्रोम अगर किसी बच्चे में हो गया तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, आइदर देयर मसल आइदर देयर बोन। ठीक है, या तो उसकी बोन में डेवलपमेंट नहीं हुआ या उसके माइंड में डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि अगर ब्लड कम है तो बॉडी में कम है ना, बॉडी में आपके ब्रेन भी आता है। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमिया इन पीडियाट्रिक, पीडिया वर्ड यूज किया जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, लेस देन 12 इयर्स, लेस देन 12 इयर्स बच्चों को काउंट किया जाता है पीडियाट्रिक में। ठीक है, पीडियाट्रिक पेशेंट कैन इम्पेयर फिजिकल ग्रोथ और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल ग्रोथ मतलब कि उसकी किसी पैर में कोई दिक्कत हो जाए, वो नॉर्मल चल नहीं पा रहा, नॉर्मल हाथ उसका उठ नहीं पा रहा। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब किसी भी चीज को समझ के उसका रिस्पॉन्स देना। मैंने तुमसे कुछ पूछा वो बता ही नहीं पा रहा था, ऐसे सुनने लगा पड़ा। ठीक है, ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब आती है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। क्या है, अगर आपको पता है कि दो तरह के है ना, दो तरह से आपकी प्रेगनेंसी होती है, नेचुरल और सिजेरियन। मोस्टली पहले के जमाने में नेचुरल होती थी, अब सिजेरियन हो रही। क्यों? कोई सोचा है क्यों? वो या तो आप सोचते हैं कि डॉक्टर पैसा खाना चाहता है कि सिजेरियन। ठीक है, इसका रीजन होता है कि पहले की औरतें बहुत हार्ड वर्किंग थी। क्या थी? इनका लेबर क्यों पूरे दिन काम में लगे रहते थे। ऐसा नहीं है कि वो स्मार्ट वर्क नहीं करते थे, इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क करती थी। कैसे? वो पूरे दिन काम में लगे पड़ी है। उससे क्या हुआ, उनका खाना पीना बहुत अच्छा था। उस समय इतने केमिकल्स नहीं थे, है ना, आइदर फॉर मेकअप, ठीक है, आइदर फॉर योर खाना सप्लीमेंटेशन, कोई भी चीज़ ऐसी थी। आपकी हर चीज़ आज के पूरे कंट्री अगर आपकी लाइफ टाइम देखा जाए तो आपकी लाइफ की 70 to 80% चीज़ें केमिकल है। आपका खाना, आप बाद में शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, आप सोप लगा रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, वो भी केमिकल डाई होती है। कपड़ों में क्या होती है? डाई। ओवरऑल इसकी वजह से क्या हो गया कि बॉडी के जो पहले डेवलपमेंट होता था वो ऐसा नहीं होता। पहले की औरतें बहुत ज़्यादा मतलब 14, 13, 15 में मैच्योर हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि बच्चे 14, 15, 16 के हो गए लेकिन इनकी बॉडी उस हिसाब से मैच्योर नहीं हो पा रही। तो मतलब क्यों? हार्मोन उस हिसाब से रिलीज नहीं हो रहे। आपको पता है प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? आपके यूट्रस के वजाइना के कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ जब ही तो बच्चा निकल पाएगा। कॉन्ट्रैक्शन हो, पेन होगा तो अंदर के मसल ऐसा कुछ करेगी बच्चे को। मैं बता देता हूँ होती कैसे। ठीक है, आपके कोर्स का नहीं है लेकिन आपको समझ में आता है। ठीक है, सोचो ये आपकी क्या है? बर्थ कैनाल। ठीक है, आपके एक ही लाइन में वजाइना और सर्विक्स का ना, उसको इतनी लंबी चीज को आप क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। ठीक है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो आसपास मसल्स होती है, इसकी यूट्रस की। ठीक है, जब भी ऑक्सीटोसिन जाता है तो ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इसे पुश करेगी अंदर से, इसे बच्चे को पुश करेगी कि अब बाहर जाओ। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीटोसिन का हार्मोन रिलीज कम हो लग गया तो क्या अपना कॉन्ट्रैक्शन होगा? बच्चा नॉर्मली मदर अपने फोर्स से उतना निकाल पाएगी बच्चे को? नहीं। आज के टाइम में यही मेजर प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में। क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम में बच्चे जितने भी फीमेल्स हैं उनके अंदर हार्मोन्स बढ़ते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल जितने बच्चे पैदा होते हैं मोस्टली बच्चे फार्मूला वाले मिल्क पीते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के मदर के अंदर हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मिल्क सिक्रीशन के लिए दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? आपके डक्ट का क्या करेगा? कॉन्टैक्ट कराएगा और प्रोलैक्टिन क्या डक्ट में से क्या निकलवाएगा? मिल्क सिक्रीशन कराता है। क्या प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क सिक्रीशन, ऑक्सीटोसिन उस डक्ट में से निकलवाएगा। समझ में आया कुछ? लेकिन अब आपको पता है ऑक्सीटोसिन कम हो गया तो क्या दूध निकल पाएगा नेचुरली?
प्रोलैक्टिन कम हो गया तो दूध बन पाएगा नेचुरली। यही रीजन है आज की मदर जितने भी हैं उनके अंदर हार्मोन्स की इतनी कमी हो रही है कि उन्हें फॉर्मूला वाले आते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल बच्चे के लिए मिल्क वाले पाउडर आते हैं। ये रीजन है, पहले क्यों नहीं थे? आपको पता है आज भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मदर मिल्क माना जाता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपके जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है वो बहुत येलो होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। उसमें एंटीबॉडी होती है आपके IgA, वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव आपकी बॉडी। जो बच्चा नेचुरल आज का ऐसा है कि जो बच्चा नेचुरली बर्थ लिया है, जिसकी मदर कैपेबल है बच्चे को, उसकी इम्यूनिटी, और जो बच्चा पाउडर पे, दोनों की इम्यूनिटी में जमीन आसमान का अंतर हुआ। क्यों? उसे मदर से मिल गई। वो पाउडर में उतनी इम्यूनिटी नहीं है, IgA नहीं है, जो उसे मदर से मिला है, ठीक है। ठीक है, प्रेगनेंसी वर्ड आया तो प्रेगनेंसी समझाने लगे, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट। क्यों लो बर्थ वेट? मतलब बच्चे का जो वजन है वो होना चाहिए 2. नॉर्मल बच्चे का वजन कितना होना चाहिए जब बच्चा पैदा होता है? 2.5 to 3.5 या 3 kg नॉर्मल बच्चे का बॉडी वेट होता है। अगर इससे नीचे होता है बच्चे का बॉडी वेट तो क्या अंडर बॉडी वेट माना जाता है या लो बर्थ वेट माना जाता है, ठीक है। मतलब आपको क्या पता है? खून की कमी है। आपको पता है बच्चे को भी खून किससे मिला था? मदर से। तो बच्चे के अंदर भी खून की कमी होगी, तो क्या वो अपनी ग्रोथ हो पाएगी बच्चे की? नहीं हो पाएगी। तो बच्चा क्या निकलेगा? कम वजन का, कम वेट का। प्रीटर्म बर्थ, नॉर्मली बच्चों का जो बर्थ होता है टाइम पीरियड डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं जब उसकी पहली बार मेंसेस, उसका पीरियड्स बंद हुआ। समझ लीजिए, आपको थोड़ा ज्ञान निकल बता दूं कि जब भी पहली बार लड़की के पीरियड्स बंद होते हैं तो 2 वजह से बंद होते हैं, ठीक है। या तो किसी वजह से वो स्ट्रेस में हो, ठीक है, नॉर्मली कब हो जाता है? PCOD में बंद हो जाता है, ठीक है। या किसी स्ट्रेस में चली गई लड़की, नेचुरल हार्मोन रिलीज नहीं होते। जब भी दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है, नेचुरल हार्मोन रिलीज नहीं होते तो मे बी 1 मंथ या 2 मंथ पीरियड मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो पीरियड मिस हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए हम टेस्ट कराते हैं, कौन सा? प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम चेक करते हैं HCG। HCG जब रिलीज होता है जब क्या ओव्यूम और क्या स्पर्म फर्टिलाइज हो चुका हो, ठीक है। ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन नाम है HCG। इसी क्या करते हैं कि जब भी फीमेल से कहते हैं कि यूरिन पास आउट करिए, उसकी यूरिन में HCG अगर मिल जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि ये प्रेगनेंसी कंफर्म है। इसलिए आपने देखा होगा एक किट दी जाती है, उस किट के अंदर HCG एनालाइजर होता है। वो क्या है? आपके यूरिन में तुरंत ही कंफर्म करेगा कि HCG है, जैसी है वो पिंक शो कर देगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पता चला? ऐसा नहीं कि खाली मैं एक लाइन पढ़ा था, आपको काम की चीज बता दूँ। प्रीटर्म बर्थ नॉर्मली जब भी ये शुरुआत कैसे हुई? जब भी बच्चे, एग्जाम्पल ले लो कोई फीमेल है, उसके मेंसेस ना, सोचो एग्जाम्पल ले लो, दोनों ने ना इंटरकोर्स किया, जिसमें मेल और फीमेल करने के बाद एक पर्टिकुलर 10 या 12 या 15 डेज बाद मेंसेस नहीं है तो उसके पीछे एक किट लेके आए, लेकिन लेडिन चेक किया तो उसे कंफर्म मिला, ठीक है। लेडिन लेके आए कंफर्म, तो ये था कंफर्मेटरी टेस्ट। लेकिन अब कंफर्म होने के बाद पहली डेट जहाँ पे उसके पीरियड्स आने वाले थे और नहीं है, वहाँ से 9 महीना 7 दिन के बाद अगली प्रेगनेंसी डेट कंफर्म करता है कौन? डॉक्टर। वो बता देता है कब बच्चा पैदा होगा। 9 महीना 7 दिन, इसे बोलते हैं EDD, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट या एक्सपेक्टेड ड्यू डेट। डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि बच्चे का पैदा? बोलता है ना इस महीने में आना। कैसे पता? आपके जिस पहले दिन से मेंसेस पीरियड अपन को ना कंफर्म करते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि 3 तारीख को हुआ, आपने चेक किया 5 तारीख को, तो 3 में 7 ऐड करो 10 और उसमें 9 महीने ऐड कर दो, तो आपको एग्जैक्ट राउंड में आपको प्रेगनेंसी डिलीवरी डेट पता चले। उस समय
ये कब होगा? अगर बच्चा अपने नेचुरल टाइम पीरियड को कंप्लीट करेगा। अगर वो उससे पहले बर्थ लेता है और तो प्रीटर्म बर्थ, सोचो वो सबसे खतरनाक कब होता है? 9 महीने से कम कर लो, बच्चा 8 महीने में पैदा हो गया, ठीक है। अगर वो उससे भी 7 महीने 6 महीने वाले बहुत कम सर्वाइव करते हैं, इसलिए उन्हें एनआईसीयू में रखा जाता है। आपने देखा होगा क्यों रखा जाता है, कोई जानता है? सोचो बच्चे की डिलीवरी हुई कैसे? 7 महीने हो 8 महीने हो, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद आपको पता चला कि प्रेगनेंसी अब तो डिलीवरी होनी है, क्योंकि मदर वो लोड झेल नहीं पाती। डिलीवरी कराने पड़े डॉक्टर को, क्योंकि अगर डिलीवरी नहीं कराएगा तो बच्चा पुश करता रहेगा, बच्चे का सीजन जाएगा, अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे वो पेन टॉलरेबल नहीं होता। वो माना जाता है कि जो प्रेगनेंसी के समय पे पेन होता है वो इक्वल टू ब्रेक ऑफ 40 बोन्स होता है। क्या 40 बोन को एक साथ तोड़ा जाए तो वो पेन इक्वल टू होता है क्या? लेबर पेन, ठीक है। तो आप समझ में आया फीमेल के साथ, ठीक है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे थे। लो बर्थ वेट, प्रीटर्म बर्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब अगर खून कम है, मैटरनल मतलब मदर, तो मदर की डेथ भी हो सकती है ड्यूरिंग बिफोर प्रेगनेंसी, बच्चे को बर्थ देने से पहले या आइदर बच्चे को देने के बाद। अगर नॉर्मल होता है तो बच्चे के साथ जब भी उसे एग्जाम्पल ले लो, ये बच्चा आपने यहाँ से बच्चे को ऐसे निकाल लो, ठीक है। ये बच्चे की नॉर्मल पोजीशन है, ऐसे बच्चा निकलता है, ठीक है। हमने ऐसे हाथ डाला और इसे पुश कर रहे हैं बच्चे को, उसमें बच्चे की बॉडी के अंदर बोन डेवलपमेंट इतना नहीं होता, इसलिए उसकी पूरी बॉडी कैसे होती है? फ्लेक्सिबल। आपको अगर कोई नेक से निकाले आपकी गर्दन टूट जाएगी, लेकिन उनके अंदर बोन डेवलप नहीं होती, इलास्टिक होता है, लचीलापन होता है, इसलिए पुश कर रहे हैं, ठीक है। पुश करने के बाद इसके साथ क्या निकलता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पूरा निकलता है और साथ में निकल रही है अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चे की साथ होती है, ठीक है। डॉक्टर क्या कहता है? अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसे निकलने के बाद एक अच्छी अमाउंट में ब्लड भी निकलता है। कहाँ से? आफ्टर बर्थ। लगा रहता है पाउंड जैसा कुछ, नहीं सर समझा नहीं पाऊंगा। तो क्या हुआ? हमने बच्चे को जैसे निकाला, एक लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड भी निकलता है, क्योंकि यूट्रस बाहर निकलता है, इम्प्लांटेशन बाहर निकला है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड भी, अगर वो फीमेल के अंदर पहले से ब्लड की कमी है और ब्लड लॉस हो गया, फीमेल किसमें चली जाएगी? हाइपोवॉलेमिक शॉक में। हाइपोवॉलेमिक शॉक में जाने के बाद बॉडी क्या? हार्ट रेट पंप करने लगेगी सडन, 1 से 2 सेकंड में कार्डियक अरेस्ट में आएगी फीमेल और उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी जब कराई जाती है तो फीमेल का ब्लड चेक किया जाता है कि उसकी सीबीसी कराया जाता है। अगर वो एनीमिक है तो डॉक्टर क्या करता है? मना कर देता है डिलीवरी कराते हुए, ठीक है। इसलिए रूटीन चेकअप कराया जाता है फीमेल का। उसे बोला जाता है अच्छा खाना खाए, इससे क्या होगा? अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे, अच्छी नींद पूरी करनी चाहिए उसे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है? उसकी बॉडी वो झेल जाएगी, लेकिन उसकी सारी चीज़ों का असर किस पे होगा? बच्चे पे। तो थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी का पता चला, जो वो डायग्नोसिस डेथ क्लिनिकली है ना, क्लिनिकली ये माना जाता है आप अगर आपके ब्रेन को ग्रेटर देन या 6 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपको डेथ कंपल्सरी है ना, डेथ बोल दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं वो 5 मिनट के लिए, जो डेफिनेशन ऑयल या डेफिनेशन बोलती है, अगर 5 मिनट तक आपका हार्ट बीट नहीं करता है, आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, आपकी पल्स नहीं चलती है, हम उसे क्या करते हैं? डिक्लेयर कर देते हैं डेथ। In very severe untreated case, anemia can be fatal due to critical organ dysfunction. क्या हुआ कि आपको पता है ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हैं जो वर्क किसकी वजह से करते हैं? ब्लड की वजह से। ब्लड क्या लेके जाता है? जब वहाँ पे ब्लड भी, चलो क्या टाइम बंद कर दो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस समय ब्लड ग्रुप की, ठीक है, कि ब्लड ग्रुपिंग किस वजह से है, क्यों जरूरी है, ठीक है। हमने बात करी कि जो डेफिनेशन होती है वो इस बेसिस पे होती है कि आपके आरबीसी
मेम्ब्रेन पे किस टाइप का एंटीजन है और उसके लिए प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्यों किस लिए जरूरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। आप जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन है वो सोच रहे हैं एनीमिया से सफर करेंगे, कितनी कौन सी एनीमिया से, सीवियर एनीमिया से लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर से सफर कर रहा है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। हमने बोला उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। क्या आप उसे सीधे ही ब्लड दे देंगे? सीधे ही ब्लड दे देंगे तो जितना ब्लड आप उसे देंगे उसकी बॉडी उससे क्या समझेगी, फॉरेन बॉडी, उसके लिए क्या बना देगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सारे को क्या कर देगा, किल। तो आपका ब्लड देने में कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। इसलिए हम क्या कराते हैं, ब्लड ग्रुपिंग मैच। ठीक है, दो चीजें मैच कराते हैं, ब्लड ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर। आपने देखा होगा आगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। एक्चुअली आरएच मतलब होता है रीसियस, एक मंकी था। उस मंकी में आपको पता है कि आपका एवोल्यूशन जो हुआ है वो एक है ना मंकी, ये आपके पूर्वज है काइंड ऑफ। ठीक है, उस समय क्या हुआ, रीसियस मंकी, क्योंकि उस समय इंसानों में नहीं किया गया, लेकिन एक का बंदरों का और हमारा बहुत मैचिंग होता है। ठीक है, तो रीसियस में ना मंकी में निकाला गया कि आरएच फैक्टर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी डिपेंड करता है हमें देते समय। ठीक है, ये आपके ब्लड ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं, ए प्लस और ठीक है। अब क्रिटिकल फॉर ट्रांसफ्यूजन पहली चीज ट्रांसप्लांटेशन। सोचो किसी की किडनी फेल हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, किडनी ट्रांसप्लांट ब्लड देना पड़ेगा, ब्लड देना पड़ेगा ना, खून तो आएगा निकाल ले जाना, पहले से ब्लड हमें प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। उसके लिए क्या जरूरी है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बता दूं जरूरी क्यों है ट्रांसफ्यूजन में, ट्रांसप्लांटेशन में। ट्रांसप्लांटेशन मतलब एनी टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन, जब भी किसी की एग्जांपल लो डेथ होती है या पैटर्निटी टेस्ट बोल दो। पैटर्निटी टेस्ट मतलब जो बच्चे मैच के लिए करते हैं, नॉर्मली ये माना जाता है कि बच्चे के अंदर जो ब्लड ग्रुप आएगा वो किसकी वजह से आएगा, उसकी मदर या फादर की वजह से। ठीक है, तो फॉरेंसिक मेडिसिन में जब भी, इसलिए पर्टिकुलर पर्सन की एक आइडेंटिटी में ब्लड ग्रुप होता है, उससे हम उसकी आइडेंटिटी भी पता लगा। सोचो एग्जांपल ले लो कि एक पर्सन है वो डेथ हो गई, मर गया, पूरा जल गया, मुझे अभी पता नहीं चला कि ये पर्सन वही है जिसका मुझे डाउट है, तो मैं उसका ब्लड ग्रुप पता करूंगा, मैं ये मैच करूंगा, तो कहीं ना कहीं 20 से 30% ये तो पता लग जाएगा ये उसी ब्लड ग्रुप का है। काइंड ऑफ कंफर्मेशन टेस्ट हुआ। तो फोरेंसिक में भी आपको पता है, सोचो किसी का एग्जांपल ले लो, कोई चोर अंदर घुस गया, ठीक है, उसने किसी जिसका घर है उस पर रॉबरी के चक्कर में चाकू मार दिया और वही चाकू उसके लग गया, उसके खून से क्या आ जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप आ जाएगा। इसीलिए फोरेंसिक में इसका अच्छा खासा यूज है। जब भी हम कंफर्म करते हैं कि एग्जाम्पल हम पता करेंगे, हमें डाउट के बेसिस पे हमने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हम उनमें उसके क्या करेंगे, मैच। सोचो उनमें से पर्टिकुलर 2% का, 6 में से 2% का ब्लड ग्रुप मैच कर गया कि ए है, उसमें से भी किसी का एक का A+ था, तो हमें पता लगा इसका ब्लड ग्रुप। प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में आपको पता है, सोचो कोई लेडी है उसे बर्थ देना है, सीरियस एनीमिक है, लेकिन बर्थ का महीने जो हो चुके हैं वो कितना हो चुके हैं, 6, 7, 8 हो चुके हैं। इस समय अबॉर्ट करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अगर बच्चा 6 महीने तक हो चुका है तो बच्चे का अबॉर्शन कराना बहुत मुश्किल होता है। अबॉर्शन नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 3 महीनों में ज़्यादा सेफ माना जाता है, उसमें भी पहले महीने में सबसे ज़्यादा सेफ, दूसरे में और तीसरे में और खतरनाक। ठीक है, तो अगर वो सीवियर एनीमिक है तो उसे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की जरूरत होगी। ब्लड कैसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे बिना मैच के, उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लड ग्रुप की। डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था एबीओ सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं, एबीओ सिस्टम। ए बी और इनसे मिलके बने होते हैं 4 ब्लड ग्रुप, ए बी ओ। ठीक है, कब हुआ था, 1901 में डिस्कवर हुआ था।
ठीक है, नेबुलाइजेशन में मेडिसिन मतलब आपकी मेडिसिन को इनहेंस करने के लिए। आप पढ़ते हैं एबियो ब्लड सिस्टम, किसने डिस्कवर किया है? लार्ज लेक्चर ने 1901 में या 1901, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ, एंटीजन ए के पास ए है, बी के पास बी है, ए के पास ए बी है और ओ के पास है ही नहीं। दैट द रीजन ए बी क्या है? यूनिवर्सल। ओ क्या है? सब वो नेगेटिव होता है। आप रीजन क्यों? आपको अब मैं थोड़ा पेन दोबारा रखिए, हर चीज नोट डाउन करनी है, हर चीज। जब तक मैं ये नहीं बोलूँगा पेन रखना है, हर चीज नोट डाउन होनी चाहिए। ये कान एक्टिव और हाथ भी एक्टिव दोनों होने चाहिए। अब आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे आप किसी को, कोई भी पर्सन एग्जाम्पल ले लो, कोई ओ ब्लड ग्रुप का बंदा है और इमरजेंसी सिचुएशन में किसी पर्सन को ब्लड की नीड हो गई और ब्लड बैंक के पास गया, वहाँ पे वो ब्लड ग्रुप नहीं था, लेकिन आप बिना ब्लड ग्रुप के क्या कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी। ओ के पास एंटीजन ही नहीं है। अगर एंटीजन ही नहीं है तो ब्लड में जाएगा तो सिग्नल देगा क्या? सिग्नल कौन देता है? एंटीजन। जब भी आप फॉरेन ब्लड एग्जांपल ले लो, कोई पर्सन है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ उसका ब्लड ग्रुप एक्स है और मैंने उसकी बॉडी में बिना मैचिंग के वाई डाल दिया, तो वाई के पास क्या है? आरबीसी है ब्लड में। आरबीसी की मेम्ब्रेन में क्या होगा? एंटीजन। किसका एंटीजन होगा? वो वाई का एंटीजन, ना कि एक्स का। एक्स उसके लिए क्या बना लेगा? एंटीबॉडी। लेकिन ओ के पास एंटीजन है ही नहीं, तो अगर बाई चांस उसकी बॉडी की ब्लड का एंटीबॉडी आया उसे, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ब्लड किसका है। दैट द रीजन ओ इज ए यूनिवर्सल डोनर। ए बी इज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्यों? ए बी दोनों के पास है। क्यों? अगर एग्जांपल ले लो कि मैंने पर्टिकुलर टाइप पे डाल दिया, ठीक है, ए बी यूनिवर्सल क्या है? रिसिपिएंट बोलते हैं, एक्सेप्टर नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? रिसिपिएंट। अभी आगे आएगा, ये मैंने देखा भी नहीं आगे से आएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? ए बी, नो एंटीबॉडी अटैक डोनर सेल, ठीक है। ये किसी का ब्लड ले सकता है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर पर सोचो ए बी है, मैंने इसे ए दे दिया, तो वो अपने ए एंटीजन को उसकी बॉडी में पहचान लेगा ना, पहले से एंटीजन है उसकी बॉडी में। अगर किसी को ए बी वाले को मैंने ए चढ़ा दिया ब्लड ग्रुप, या बी चढ़ा दिया या ओ चढ़ा दिया, तीनों एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल ले लो, वो ए बी ब्लड ग्रुप का है, मैंने उसे ए चढ़ा दिया, तो क्या किया? जैसे ही ए अंदर गया उसने क्या किया? एंटीजन, उसके पास ए था, ए का अपना एंटीजन होगा, एक एंटीजन को पहचान लिया, तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। ऐसी अगर बी ब्लड ग्रुप दे दिया हमने ए बी को, तो बी का एंटीजन बी को पहचान लेगा, ओ के पास तो है ही नहीं, तो पहचानेगा ही नहीं वो, ठीक है। इसलिए ये क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट, इसे कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, और ओ किसी भी ब्लड ग्रुप, लेकिन कौन सा? ओ नेगेटिव और ए बी। टाइप ए भी नेगेटिव नहीं होते, आगे बता रखा है माप लगा के। ओ ए भी नेगेटिव, टाइप ओ और टाइप ए भी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चला ब्लड ग्रुप का। किसी कान के धुआं ऐसा निकल रहा हो कि समझ नहीं आ रहा था बेटा? किसी को कोई डाउट है? डाउट है किसी को कोई? इतने ध्यान से पढ़ता है कि पता ही नहीं चलता, ठीक है। आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम, जैसे ही हमारे ए बी होता है, ऐसे क्या है? आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम। इससे भी डिस्कवर किया था, लैनिस्टर और वीनस आ गए थे 1940 में, आफ्टर 39 years of research of blood group ABO system के बाद discovered in rhesus monkey, इसमें major antigen is D antigen, major antigen is D antigen। अब क्लासिफिकेशन क्या है? RH अगर पॉजिटिव हुआ तो D antigen प्रेजेंट है, नेगेटिव हुआ तो D antigen एब्सेंट है।
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्यों माना गया कि भैया इसकी भी इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर? क्यों? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का अगर सोचो कोई बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, ठीक है, वो मदर के अंदर है, ठीक है, और किसी तरह मदर बॉडी ने उसके लिए क्या बनाने लग गई? एंटीबॉडी अपने बच्चे के खून के लिए। तो मदर अपने बच्चे को खुद क्या कर देगी? किल। किस वजह से? ठीक है, हम पढ़ेंगे कैसे। हीमोलाइटिक डिजीज मतलब ब्लड ब्रेक हो रहा है, ब्लड टूट रहा है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। न्यूबॉर्न अकर विद आरएस नेगेटिव मदर कैरीज आरएस पॉजिटिव फिटर। तो जो मदर है उसके पास ना एंटीजन डी नहीं है। बच्चा पैदा हो, बच्चा तो वो मदर और फादर दोनों की कॉम्बिनेशन से पैदा हुआ है। बच्चे में क्या आ गया? आरएस पॉजिटिव। मदर के लिए ये क्या हो गया? फॉरेन बॉडी। ये एंटीजन नया प्रेजेंट हो गया ना उसकी बॉडी में। मदर इसलिए क्या बनाने लग जाएगी? एंटीबॉडी। इसलिए क्या? इसलिए हम आरएच भी मैच करते हैं। थोड़ा बहुत हमें पता चला आरएच फैक्टर का। हमें ये मान के चला आपको ए बी और ओ का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको बता पा रहा हूँ, है ना। मैं ये लाइन पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ होता कैसे, ठीक है। प्रिवेंशन एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन प्रिवेंट मेंटेनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। इसके लिए हम क्या, जब किसी को देते हैं उसके लिए हम एंटी डी दे देते हैं। अगर हमें शक होता है तो उससे क्या होगा? अगर एंटीजन प्रेजेंट भी होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसमें मतलब क्लियर हुआ? टॉपिक हमने पढ़ा ना, कौन सा पढ़ा हमने? आरएस ब्लड ग्रुप। इससे पहले कौन सा पढ़ा था? एबीओ, ठीक है। आज ये तक रखते हैं, ठीक है। अगला सिस्टम लेंगे, टाइम डाल हो जाएगा, ठीक है बेटा। रजिस्टर करा